हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ कैरावल को किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज़ चाल से चलने वाले जहाज़ कैरावल का निर्माण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 16 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1599 ईस्वी में हुआ था, जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज। उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज वर्ष सन 1688 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। पुर्तगाली इस मार्ग से होते हुए भारत पहुँचे थे। भारत उस समय यूरोप में मसालों का महत्वपूर्ण स्रोत था। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? टॉमस पेन। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी। टॉमस पेन इंग्लैंड का राजनीतिक कार्यकर्ता, दार्शनिक व राजनीतिक सिद्धांतकार था। उसने कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किया था। इसके विचार मानव अधिकारों के प्रभुत्वता युग के आदर्शों को दर्शाते हैं। इसके विचारों ने अमेरिकी क्रांति को भी प्रभावित किया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सन 1776 ईस्वी में हुआ था तथा इसने अमेरिका के मूलभूत राजनीतिक ढांचे को ही बदल दिया और अमेरिका एक गणराज्य घोषित हुआ तथा अमेरिका में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? सन 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति सन 1688 ईस्वी में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह क्रांति संपन्न हुई थी। इंग्लैंड का राजा बदला। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली पर कहीं खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरूप इंग्लैंड में सन 1688 की क्रांति हुई थी। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका में जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है। अफ्रीका की जनजाति महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं: कंजर, डोगोन, योरूबा, मबेगा। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था तिलका मांझी था। तिलका मांझी का जन्म सन 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी संथालों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटे। संथाल जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ी के जंगलों में जीवन यापन करते थे और जब अंग्रेजों ने उसे हस्तगत करना चाहा तो तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुई? चुआड़ विद्रोह सन 1771 ईस्वी में शुरू हुई थी। सन 1774 में धलभूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुहारों ने बहरा, गोरा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दी पोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। सन 1782-84 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी?
आज़ादी के गुमनाम नायकों में से एक रहे बस्तर के गुंडाधुर ने सन 1910 ईस्वी में आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध भूकाल आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों द्वारा तमाम छल बल अपनाने के बावजूद वे कभी पकड़े नहीं गए। इस आंदोलन की नींव सन 1891 ईस्वी में पड़ी, जब अंग्रेज़ों ने बस्तर के तत्कालीन राजा के चाचा को दीवान पद से हटा दिया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? सन 1831-32 ईस्वी में के दौरान कोल विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह की विशेषता यह थी कि कोल आदिवासी अकेले नहीं लड़ते थे, बल्कि उनके साथ होंस, ओराव और मुंडा जैसे अन्य आदिवासी भी लड़ते थे। कोल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण का ही एक प्रतिफल था। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। यह विद्रोह सन 1831-32 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण की प्रक्रिया का परिणाम थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए आदिवासी विद्रोह में यह सबसे सशक्त विद्रोह था। हालांकि आधुनिक उपकरणों से लैस अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को अंततः दबा दिया। चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। चावल धान के रूप में भी जाना जाता है। चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल फसल के लिए चिकायुक्त जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का मुख्य उत्पादक देश है? चीन। चीन चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। सर्वाधिक चावल उत्पादक देश इस प्रकार है: चीन, भारत, बांग्लादेश। भारत की कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% क्षेत्र तिलहन के अंतर्गत आता है। भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में किया जाता है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? चावल। चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। रबी की ऋतु अक्टूबर-नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च-अप्रैल में समाप्त हो जाती है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, तोरई, सरसों और जौ है। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? वृक्षारोपण कृषि कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इसके लिए आधुनिक मशीनरी, बीजारोपण व कटाई के लिए और निश्चित रूप से कर्मियों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत कपास, चाय, कॉफ़ी, केला इत्यादि से कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि विश्व में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी फाइबर फसल है? जूट फाइबर फसल है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आर्थिक प्रतिबंध लगाने में नील की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में सत्य है। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूएनओ को वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ में चार्टर सदस्यों की संख्या 42 थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने का कार्य विल्सन की अध्यक्षता में 19 प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया था। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का संविधान लागू कर दिया गया। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे पर समाधान क्षेत्र को विभाजित करके किया। राष्ट्र संघ ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य किए वे ऐतिहासिक महत्व के थे। राष्ट्र संघ के माध्यम से लोग यह समझ सके कि बिना युद्ध के शांति स्थापित किया जा सकता है। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। यह कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। इसका गठन अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में की गई और इस समिति में 8 सदस्य थे। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इस कमेटी ने मार्च 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंग्रेज ने भी इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठन की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ATUC का गठन 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और पहले महासचिव चमन लाल थे। ATUC के गठन के बाद ट्रेड आंदोलन में काफ़ी तेज़ी आई और आगे चलकर ATUC राष्ट्रीय आंदोलन का एक घटक बन गया और कांग्रेस के कई बड़े नेता इससे संबंधित हो गए। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? उत्पादन प्रणाली में प्रांतीय परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ यूरोपीय देशों के औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ तो ब्रिटेन से हुआ था, परंतु यह शीघ्र ही पूरे यूरोप में फैल गया। विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस औद्योगिक क्रांति का आधार रहा है। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? सन 1848 ईस्वी। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन अप्रैल सन 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास एक शॉपिंग फर्म के मालिक के भाग्य का वर्णन करता है, जो अपने नक्शे कदम पर चलने वाले बेटे की कमी से निराश है। शुरुआत में उसने अपनी बेटी के प्यार को अस्वीकार कर दिया और अंततः अपनी मृत्यु से पहले उसके साथ मेल मिलाप कर लिया। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र